हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया? यस सर, हम लोग तो बढ़िया हैं। आप कैसे? हम भी चंगे भले हैं, आपके सामने बैठ के हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जानते हैं क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट। हिंदी में कहते हैं इसको, बोलूं? प्रेषण खाते। प्रेशर नहीं, प्रेषण खाते। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। कंसाइनमेंट का मतलब होता है, कंसाइन मतलब टू सेंड, भेजना। बेचना नहीं, भेजना। सेल करना और सेंड करना दोनों में फर्क है। मैंने ये सामान आपको बेचा, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैंने ये सामान आपको भेजा, अब किस लिए भेजा वो बात की बात है, भेजा खाने की जरूरत नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट बेसिकली, कंसाइन मीन्स टू सेंड। ये कब यूज होता है? बेसिकली जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, किसी भी स्टेटस में हो सकते हैं। ये कंपनी भी हो सकती है, प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी प्रोप्राइटर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कंपनी हो सकता है, या इंडिविजुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनका स्टेटस कोई इश्यू नहीं है। अब मिस्टर ए ने, चूंकि यहां मिस्टर लिखा है तो दे आर इंडिविजुअल्स, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि देखो मेरी सिटी में बहुत काम है, मेरी सिटी में काम बहुत है। मैं अपनी सिटी में हर महीने लगभग 1 करोड़ का बिजनेस कर लेता हूं। अच्छा, लेकिन तुम जिस सिटी में रहते हो वहां भी इस सामान की बहुत डिमांड है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें माल भेजूंगा, तुम उस माल को बेचना मेरे बिहाफ पे। नाउ देयर सो मेनी ऑप्शंस टू डू द बिजनेस। इस बिजनेस को करने के लिए, ग्वालियर से इंदौर में सामान बेचने के लिए मेरे पास कई ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि मैं किसी को पार्टनर बना लेता। मैंने मिस्टर बी से कहा, डू यू वांट अ पार्टनर? उसने कहा, नहीं जी, हमारे पास उतनी हैसियत और औकात नहीं है कि हम आपके पार्टनर बन सकें। अच्छा, मैंने उससे कहा कि भाई तू पार्टनर नहीं बन सकता तो एक काम कर, एजेंट बन जा। क्या बन जा? एजेंट, दलाल। अच्छा, मिस्टर बी ने कहा उसमें क्या होगा? तो मैंने कहा देखो, मैं तुम्हें जो सामान भेजूंगा, दैट मीन्स दैट गुड्स विल रिमाइन विद मी। एक्चुअली द ओनरशिप, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू यू। मैं आपको ओनरशिप नहीं ट्रांसफर का, आई एम जस्ट सेंडिंग द गुड्स टू सेल इट आउट इन द मार्केट टू द थर्ड पार्टीज। एज एंड व्हेन द गुड्स बिकम सोल्ड, I'll collect it from the debtors directly, or you will be responsible to collect the amount from the debtors. That's it. लेकिन मैं तुम्हें सामान भेज रहा हूं, इसको अपने पास रखो। मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें सामान भेज रहा हूं, इसको अपने पास रखो। जब भी ऑर्डर लगे तुम्हारा या मेरा तुम्हारे सिटी में, इस सामान को भेज देना। इसको हम कहेंगे बेचना। तो जब वो मिस्टर बी थर्ड पार्टी से ऑर्डर लेकर उसको सामान देता है तो उसको हम सेल मानेंगे। यानी मिस्टर बी को सामान सेंड किया जाएगा और मिस्टर बी इस सामान को सेल करेगा टू डिफरेंट पार्टीज। बोलो ना। अब ये सेल उन लोगों को कर सकता है जो डायरेक्ट मिस्टर बी के पास आते हैं, या कोई मिस्टर ए के पास गया, इंदौर का बंदा, तो मिस्टर ए ने कहा तो मिस्टर बी से ही सामान उठा ले, कुछ भी हो सकता है। बट मिस्टर बी विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर बी विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए। दिस इज योर प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप। मिस्टर ए प्रिंसिपल है और मिस्टर बी एजेंट है। मिस्टर ए प्रिंसिपल है, मिस्टर बी एजेंट है। अब इसमें भी 2 तरह की एजेंसीशिप होती है। मैं आपको केवल क्लैरिफाई कर रहा हूं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वन टॉपिक, बट आई एम जस्ट गोइंग टू क्लैरिफाई इट कि किस तरह की एजेंसीशिप होती है। ए बी 2 लोग हैं। ए बी को कहता है कि भाई मैंने तुम्हें माल भेजा, तुम इसको सेल करो।
थर्ड पार्टी को, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल और ये कहलाएगा एजेंट। क्लियर? एक और एजेंसीशिप होती है, यानी एजेंट अब मिस्टर बी इस सामान की हिफाजत ऐसे करेगा, इस सामान की प्रोटेक्शन इस तरह से करेगा जैसे कि इसका वो सामान इसका अपना है जो मिस्टर ए ने इसके पास भेजा है। जो इसकी कस्टडी में सामान है वो उसका कस्टोडियन हो जाएगा मिस्टर बी। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पर। अच्छा, मिस्टर बी को ये मालूम है कि मिस्टर ए का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लोग लाइन लगा करके काम करते हैं, वो सामान नहीं दे पाता ना, मिस्टर ए सामान ही सप्लाई नहीं कर पाता, उसके पास तो लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। मिस्टर बी अप्रोच करता है, कहता है कि मैं इंदौर में रहता हूं, आप ग्वालियर में सामान बेचते हो, एक काम करो इंदौर में एजेंसी खोल लो। मिस्टर ए ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिस्टर बी ने कहा क्या आप मुझे अपना एजेंट बनाओगे? मिस्टर ए ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं बनाएंगे। तो मिस्टर बी अंदर से मानो खुशी से उसका जो मुंह होता है फूलकर कुप्पा हो गया। तो मिस्टर बी ए से कहता है ठीक है, अगर मैं तुम्हारा एजेंट बन गया हूं तो एक काम करो, सामान हमको भेजो। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा सामान हमको भेजो। मिस्टर ए ने कहा बेवड़ा समझ रखा है, लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, हम नहीं दे पाते, तुझे मैं सामान भेज दूं। तो मिस्टर बी कहता है तूने मुझे अपना एजेंट बनाया ना, बना तो लिया, डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो गए, आप मेरे लिस्ट में चढ़ भी गए, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, आप एक काम करो हमसे ये सामान खरीद लो और उसके बाद बेचो। ओ आई एम नॉट गोइंग टू सेंड द गुड्स टू यू, फर्स्ट परचेज इट फ्रॉम मी, हमसे सामान खरीदो अपने नाम से, वी विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू यू एंड आफ्टर दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दोज गुड्स वी आर नॉट कंसर्न दैट। बेसिकली ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम अपना नाम आपको दे रहे हैं, ब्रांडिंग आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आप कमाओगे मेरे नाम से। तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है आप हमको ऐसे ही एजेंट बनाओ, लेकिन बेसिकली ये प्रिंसिपल एजेंसी का रिलेशनशिप प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर हो गया। अब सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों प्रिंसिपल हो गए क्योंकि मिस्टर बी के पास जो सामान पहुंचा है वो प्रिंसिपल बेसिस पर पहुंचा है, ही ओन द गुड्स, हाँ या ना, उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, उसके बाद सामान उसके पास पहुंचा है। सर ऐसा कहां होता है? एक बात बताइए, कुछ समय पहले तक आप मोबाइल रिचार्ज करवाते थे मार्केट में जाकर के, अगर आपको होश हो तो वहां से बिल्कुल करवाते थे। तो दुकानदार के पास जाते थे, आप उसको 20 रुपए देते थे, दुकानदार अपनी मोबाइल से टिक 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 करके आपको वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, कई तरह के ब्रांड थे, हच उन लोग का आपके फोन में रिचार्ज कर देता था। हाँ सर कभी तो किया था, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा था आपकी आपको समझ में आए। इसके पास मिस्टर बी के पास 50 रुपए का एक वाउचर रहता था, आपने कहा 50 रुपए का चार्ज कर दो, उसने 50 रुपए का वाउचर निकाला, फाड़ा, अपनी मोबाइल से टिक टिक किया, आपके मोबाइल पे चार्ज कर दिया या वो वाउचर आपको दे दिया। अब ये 50 रुपए का वाउचर मिस्टर बी को यहां से कितने में मिला होगा? सर उससे कम में मिला होगा ना। 50 रुपए का वाउचर मिस्टर बी को 50 रुपए में मिला और वो मिस्टर बी ने 50 रुपए का वाउचर आपको 50 रुपए में बेचा। सर मिस्टर बी को फायदा क्या? जैसे ही उसने अपनी मोबाइल से आपका रिचार्ज किया, उनके अकाउंट में कमीशन गिर गया ऑटोमेटिकली। तो यहां पर देखो, अगर वो रिचार्ज वाउचर्स जो थे उसकी बॉक्स में रखे हुए थे, अगर वो गिर जाते, गायब हो जाते, कोई उठा कर ले जाता, तो ये लॉस किसका होता? मिस्टर बी का होता, क्योंकि उसने वो पहले खरीदे उसके बाद उनको बेचा। कमीशन ही मिलेगा, 50 रुपए देकर 50 रुपए का सामान खरीदा और जब उनको बेचेगा तो उसको कमीशन मिलेगा। इट मींस मिस्टर बी ओन्ड द गुड्स और सेल पर उसको कमीशन मिल रहा है। वाइल इन द केस ऑफ द फर्स्ट, इफ एनी लॉस अकर्स इन द प्लेस ऑफ मिस्टर बी, मान लो सामान कुछ जल गया, खराब हो गया, फेंका गया, कुछ भी हो गया, सड़ गया, इवेपोरेट हो गया, तो उस केस में द लॉस इज नॉट ऑफ मिस्टर बी बिकॉज ही डोंट ओ द गुड्स, ये ओन ही नहीं करता उन गुड्स को। तो जो मालिक होगा वही तो नुकसान बर्दाश्त करेगा। मालिक कौन है? अभी भी मिस्टर ए है। even though the goods are placed in the premises of Mr. B, but if in the case of any loss,
मिस्टर ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बियर दोज लॉसेस। तो लॉस हो सकता है गुड्स का। यहां चूंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, दोनों में फर्क समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। तो ये केवल आपको समझाने के लिए था। वापस चलें तो हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पर काम होता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान भेजा, मिस्टर बी ने सामान लिया और उसको फिर बेचना शुरू किया, ठीक है ना। तो जो बेचेगा सामान, अब मिस्टर बी कह सकता है तुमको सामान चाहिए ले जाओ लेकिन कुछ एडवांस दे दो। तो हो सकता है मिस्टर बी इसको कुछ एडवांस दे, यानी कुछ चीजें हो गई। क्या हो गई? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पक्का? यस सर। दूसरा एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। सर आपने ना नाम कैसे रख लिया कंसाइनमेंट और कंसाइनी? मैंने आते ही आपको बोला कि कंसाइन मीन्स टू सेंड। हम सामान भेज रहे हैं, गुड्स कंसाइन कर रहे हैं। तो जो कंसाइन करेगा इस बंदे को नाम देते हैं कंसाइनर, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं आप, दैट इज अप टू यू। और इसको जो सामान रिसीव करता है एजेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं कंसाइनी। क्या नाम देते हैं? कंसाइनी। अब हो सकता है मिस्टर ए का एक कंसाइनी ना हो, हर एक सिटी में कम से कम उसके 50 सिटीज में 50 अलग अलग एजेंट हो। कितने एजेंट हो? 50 अलग अलग एजेंट हो। तो मिस्टर ए हर कंसाइनमेंट पर या हर कंसाइनी के हिसाब से अपना प्रॉफिट या लॉस देखना चाहता है। जाहिर सी बात है, वी आर जस्ट हेयर टू नो ऑल अबाउट द अकाउंटेंसी। हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं यहां पर। तो आप भी यहां पर अकाउंटिंग सीखने के लिए बैठे हैं, कहानी सीखने के लिए नहीं बैठे। तो जब कहानी सीखनी तो इसमें अकाउंटिंग कहाँ है? अकाउंटिंग देखिए कैसे रोल प्ले कर रहा है। मिस्टर ए एक है, ए का मतलब एक भी होता है, और उसके बाद उसके 50 कंसाइनी है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। अब व्हाट मिस्टर ए वांट्स विद हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या चाहता है बुक्स ऑफ अकाउंट से मिस्टर ए? मिस्टर ए चाहता है, दिल चाहता है गाना था ना तो मिस्टर ए चाहता है कि जितनी सिटीज में हम माल बेचें, या छोड़ दें उसको, जितने एजेंट को हम माल भेज रहे हैं, हर एक एजेंट के हिसाब से मुझे प्रॉफिट या लॉस पता चले। क्या बोला मिस्टर ए ने? मिस्टर ए वांट टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस arises due to a specific consignee। कंसाइनी वाइज वो प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहता है। यहां कभी एक बार बेच दिया, महीने में एक बार किसी को कंसाइनमेंट बेच, तो कंसाइनमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहता है। ये भी हो सकता है, पक्की बात है। तो उसका सिस्टम हम यहां पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा। सर आप एक काम करिए, क्या बताइए, क्या काम करिए आप ना, हमको सलाह दीजिए। अगर ना कंसाइनर सामान भेज रहा है, जाए दो सामान, काहे के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री करना। उसके बाद कंसाइनी जब माल बेच करके आपको अकाउंट स्टेटमेंट देगा, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस निकाल लेना। सो सिंपल। अब यही बचा है कि किसी को माल भेज करके भूल जाओ, उसके बाद वो हिसाब देगा तो हमें याद आएगा। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चीज होती है जिसमें किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखो तो आपको A to Z उसकी एक्चुअल स्टेटस पता चल जाए। ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दिस इज इन द समरी फॉर्म। ओनली बाय सीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू कैन कंक्लूड। आप रिजल्ट निकाल सकते हो, यू कैन टेक सो मेनी डिसीजंस। आप पोटेंशियल इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हो, शेयर में जाना चाहते हो शेयर वेंचर लेने के डिसीजन लेना हो ले सकते हो, माल बेचना है नहीं बेचना है, माल खरीदना है नहीं खरीदना है, आपको डिसीजन लेना है। यू कैन टेक द डिसीजन ओनली विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको लोन देना है, लोन लेना है, क्या करना है, एडवांस देना है, एडवांस लेना है,
You can take so many different decisions only with the help of the financial statement. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी मिसलीड नहीं करते हुए होना चाहिए, वो आपको एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस दिखाते हुए होना चाहिए, एक्चुअल बैलेंस शीट दिखाते हुए होना चाहिए। ये हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं। आपके कहने से अकाउंटिंग नहीं मुड़ जाएगा कि सर जब माल बिक ही नहीं रहा है तो जर्नल एंट्री करने की क्या जरूरत है, स्टॉक ट्रांसफर दिखा करके बाद में प्रॉफिट या लॉस बना देंगे, ऐसे नहीं होता। इसको जब पढ़ेंगे तब आपका थोड़ा और दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कंसाइनर वो कंसाइनी, कंसाइनर माल भेजेगा, कंसाइनी माल बेचेगा ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, कंसाइनर के बेसिस पर। ठीक, तो हो सकता है मिस्टर ए मिस्टर बी को कहे कुछ एडवांस जमा कर दे, उसके बाद हम माल भेजेंगे। ठीक है, उसने एडवांस जमा कर दिया। अब जब गुड्स कंसाइनमेंट पर जाता है ए से बी को, केवल एक स्पेसिफिक कंसाइनिंग की बात कर रहे हैं बी को, तो जब बी के पास सामान जाएगा तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर हो सकता है ना, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए, या इसको हम कंसाइनर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। ये आपके समझने के लिए, हाँ सर हो सकता है, कंसाइनर खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी ये भी तो हो सकता है। हाँ, जो सामान कंसाइनी के पास गया है वो भी तो कुछ ना कुछ खर्चा बर्दाश्त करेगा, जैसे फ्रेट हो गया, अपने यहाँ रेंट हो गया, सुपरवाइजर हो गया, गार्ड हो गया, इस तरह के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, टूर्स एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, इस तरह के खर्च कर सकता है नहीं कर सकता। हाँ सर, ये मिस्टर बी भी इस तरह के खर्च कर सकता है, तो मिस्टर ए खर्च कर सकता है और मिस्टर बी खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हो सकता है कभी कभी जो सामान कंसाइनमेंट पर भेजा गया हो रिटर्न कर दिया गया हो, रिटर्न ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा, सेल मेड बाय कंसाइनी हो सकता है ना सर, सामान भेजा है बेचने के लिए ही तो भेजा है, रखने के लिए थोड़ी ना भेजा है। ठीक है, बेचने दो उसको, और जब कंसाइनी उस सामान को बेच देगा तो उसका कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। और जब वो सेल करता है तो उसका अकाउंट स्टेटमेंट हमको देगा या नहीं देगा, देगा सर। और जब देगा तो जाहिर सी बात है हमें उसका अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। जो भी अब कंसाइनी माल बेचा होगा, या तो नगद माल बेचा होगा या तो उधार माल बेचा होगा, या तो कंसाइनी ने नगद माल बेचा होगा या तो उधार माल बेचा होगा। क्या कहा मैंने? तो वो जो नगद या उधार माल बेचा होगा, अगर नगद माल बेचा, कैश में कंसाइनी ने सामान बेचा है, तो कैश किसके पास पड़ा हुआ है? कंसाइनी के पास। वो कैश किसका है? सर सामान आपका था, आपका सामान उसने बेचा तो कैश भी आपका होगा। इट मीन्स वो कैश मुझे अब कंसाइनी से लेना है, ठीक है ना, कैश हमको कंसाइनी से लेना है। और अगर उसने क्रेडिट पर माल बेचा, किस पर माल बेचा? तो जाहिर सी बात है जो डेटर्स अराइज होंगे उसका पैसा या तो वो कलेक्ट करके हमको देगा या तो मैं डायरेक्ट कलेक्ट कर लूंगा। जो भी उधार माल कंसाइनी ने बेचा होगा या तो वो कलेक्शन की जिम्मेदारी ले, कलेक्शन बाय कंसाइनी, या कलेक्शन बाय कंसाइनर। अभी इस पर बात करेंगे पूरी, कौन कलेक्ट करेगा, कैसे कलेक्ट करेगा, बात समझ में आ रही है? ये सब सिचुएशन हो सकती है नहीं हो सकती? सर बिल्कुल हो सकती है। लास्ट में हमारा सिस्टम है प्रॉफिट या लॉस को पता करना। बीच में एक दो और आइटम आ सकते हैं, देखा जाएगा। बात समझ में आई? जैसे बैड डेट्स वगैरह हुए। ये है हमारा टोटल एक तरह से ट्रांजैक्शन जो कंसाइनमेंट में होता है, सामान का भेजना, बेच करके उसका कलेक्शन करना, ये सारी चीजें हमको देखनी है। सर कैसे देखेंगे हम लोग? अब अकाउंटिंग कैसे सीखेंगे? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये डन कर दिया। आपके पास असाइनमेंट है, हैंडआउट्स हैं, आप प्रिंट आउट ले चुके होंगे या बुक आपके पास होगी, आप उसमें से देख सकते हैं।
प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स होता है। जब सामान भेजा जाता है तो उसको प्रोफार्मा इनवॉइस के थ्रू भेजा जाता है, लेकिन ये कई सालों से ऐसे ही चला रहा है। इसमें चेंज होना जरूरी है। अब जीएसटी का सिस्टम आया है, जीएसटी बहुत डिफरेंट तरीके से इसको डील करता है। फिलहाल चूंकि हम जीएसटी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको यहीं पर प्रोफार्मा इनवॉइस तक ही रहने देते हैं। रिकवर करना पड़ेगा सारे अच्छा, जो भी खर्चे किए हैं कंसाइनी ने, ये जो भी खर्चे किए हैं कंसाइनी ने, चूंकि माल उसका नहीं है, जो माल बेचेगा वो पैसा उसका नहीं है, तो कंसाइनी को क्या गर्ज पड़ी है कि अपनी जेब से पैसा खर्च करे? उसको तो केवल कमीशन मिलना है। तो जो कुछ भी वो खर्च करेगा वो रीइंबर्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीइंबर्स्ड फ्रॉम कंसाइनर। कंसाइनर को वो पैसा देना पड़ेगा। अल्टीमेटली दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय कंसाइनर are the expenses itself of the consignor. On the other hand, whatever the expenditure are to be incurred by consignee are also the expenditure of the consignor. दोनों खर्चे उसके, कंसाइनर बर्दाश्त करे खर्चों को या कंसाइनी बर्दाश्त करे, दोनों खर्चे कंसाइनर के ही पास जाएंगे, उसी को बर्दाश्त करना है। अल्टीमेट बियर ऑफ दोज एक्सपेंडिचर इज कंसाइनर। ओके, तो ये चीज़ याद रखेंगे। एडवांस की बात कर ली, कमीशन की बात कर ली, अकाउंट स्टेटमेंट की बात कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ली। देखिए ये सारे ट्रांजैक्शन अब हमको डील करने हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ 5 से 10 मिनट इत्मीनान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। जब कंसाइनर कंसाइनी से कहता है कि तुम मेरे एजेंट बनोगे, डू यू बनना एजेंट, डू यू बनना एजेंट, तो मिस्टर बी कहता है यस आई वॉन्ट टू बिकम एन एजेंट, मैं आपका एजेंट बनना चाहता हूं, ये मिस्टर बी ने बोला। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि मिस्टर बी जितना भी सेल करेगा उसका, जो भी सेल का डिटेल देगा उसका 5% कमीशन ए मिस्टर बी को देगा। कितना? यानी मान लो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए की सेल का डिटेल दिया, अकाउंट स्टेटमेंट, तो इसको तुरंत 1 लाख का 5% कमीशन उसके नाम ड्यू करना पड़ेगा कि भैया मुझे तुम्हें कमीशन देना है। कितना? 5000। सीधा हिसाब है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस सेल, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस सेल, उसका 5% कमीशन देना पड़ेगा। सर बात तो ठीक है, चंगी है। मिस्टर ए जो अपना बिजनेस काफी सालों से कर रहा था, अपनी सिटी में ये हर महीने 10 लाख रुपए पर मंथ की सेल करता था। इसने मिस्टर बी को एजेंट बनाया और उसको 2 लाख रुपए का सामान भेजा और कहा इसको सेल करो। 1 हफ्ते बाद मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए से ना 2 लाख का माल बिक गया मालिक, हमें और माल भेजो। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, हम अपने शहर में 10 लाख का माल बेच रहे हैं इतने साल से काम करने के बाद, ये अभी नया नया बंदा आया है 2 लाख का माल 1 हफ्ते में बेच दिया। मैंने उसको 3 लाख का सामान और भेजा। तुरंत 2 दिन बाद कॉल आती है, मालिक सामान कम पड़ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये ज़्यादा सामान भेज। तो मैंने कहा ठीक, 5 लाख का और सामान भेजा। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, कॉल आई, ऐसे काम नहीं चलेगा मालिक, काम करना हो मेरे साथ तरीके से करो, नहीं तो ना करो। हम सामान बेच रहे हैं तो माल ही नहीं भेज रहे। मैंने अपना शहर का सामान वामान बंद करके उसको माल भेज दिया 10 लाख का। अब ऐसे करते करते टोटल मिलाकर उसने 1 महीने में 50 लाख का सामान बेच दिया। अब मानो फूल कर कुप्पा हो गया, मैं मिठाइयाँ बांट रहा हूँ कि भाई मैं इतने साल से धंधा कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं 10 लाख का धंधा हो रहा था। और वो आते आते 1 महीने के अंदर 50 लाख का बिजनेस दे बैठा। अरे भैया क्या थे तुम, कहाँ छिपे हुए थे? उससे कहा मालिक इतना तारीफ न करो, हमें हमारा कमीशन दो। मैंने कहा तुम्हारा कमीशन कितना हुआ? कहता है 5% के हिसाब से 2.5 लाख का, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा था ग्रॉस सेल का 5% 2.5 लाख। मैंने कहा ठीक है 2.5 लाख ले लेना, लेकिन जो माल बेचे हो उसका कैश
हमको दे दो। मैंने मिस्टर बी से कहा जो माल बेचे हो मार्केट में ना, उसका कैश दो। तो मिस्टर बी ने कहा तूने मुझे एग्रीमेंट में लिखा था मैं माल बेचूंगा, ये कहा था कलेक्शन करूंगा? मैंने उधार माल बेचा है मार्केट में, मैंने उधार माल बेच दिया मार्केट में, मालिक जाओ कलेक्ट करो। मैंने कहा तू ये क्या कर रहा है भाई उधार माल बेचने के लिए? अरे एग्रीमेंट में लिखा था जितने का सेल करूंगा 5% कमीशन, लाओ मेरा 5% कमीशन। कहाँ लिखा था कि आई विल बी रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स? नो वेयर इट वॉज रिटन इन द एग्रीमेंट। ज्यादा चढ़ो मत, पैसा तो मेरा 5% है। मैंने उसको 2.5 लाख रुपए दिए। मैंने कहा भैया तू हमें जरा ये बता कि किसको किसको माल बेचा है। तो उसने हमें पूरी डिटेल एक लिस्ट बना करके दे दी 15-20 लोगों की। और मैं जब कॉल करूं उन लोगों को भैया पैसा दे दो, कोई बंदूक की बात करता है, कोई कट्टे की बात करता है, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है। अब तो मेरा ब्लड प्रेशर नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर, समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। मैंने माल भेजा मिस्टर बी को, लेकिन वो चट्टा माल बेच करके निकल गया, हमसे कमीशन भी ले लिया। और एग्रीमेंट में मैंने ये तो लिखा ही नहीं था। बात तो सही है कि जो भी वो उधार माल बेचेगा उसका कलेक्शन उसकी जिम्मेदारी होगी, मुझे उसको लिखना चाहिए था। तो चलो किसी तरह मैटर रफा दफा हुआ। मैंने मिस्टर से कहा सुन, उसने कहा सुना। मैंने कहा चल मैं तुझे माल फिर भेजता हूं, तो फिर से माल बेच मार्केट में, लेकिन इस बार कलेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट इट फ्रॉम द डिफरेंट डेटर्स बिकॉज यू आर जस्ट सेलिंग द गुड्स टू देम ऑन क्रेडिट बेसिस। यू नो देयर बिहेवियर वेरी वेल। आप उनसे पैसा कलेक्ट करना, हम कलेक्शन की जिम्मेदारी। तो मिस्टर बी ने कहा है हमको जो कमीशन देते हो वो सेल पर देते हो, अगर कलेक्शन करने जाऊंगा मेरा खर्चा बढ़ेगा, हमको एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। क्या बोला कि जो हमको अब तक तुम 2.5 लाख दिए थे दैट इज नोन एज नॉर्मल कमीशन, दैट वाज ऑन ग्रॉस सेल, यस और नो। नाउ if you just want to get the amount collected from the debtors, then I'll charge an extra commission 2%, जिसको हम नाम देंगे डेल क्रेडर कमीशन। 5% इसका, 2% इसका। ये भी ग्रॉस सेल पर दिया जाता है भाई, और ये भी ग्रॉस सेल पर ही दिया जाएगा। सर 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 आप गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोला मैंने? सर आप ये करें जो डेल क्रेडर कमीशन होगा वो ग्रॉस सेल पर जाएगा। अरे 2 तरह की वो सेल कर रहा है, एक तो कैश सेल कर रहा है, दूसरी वो क्रेडिट सेल कर रहा है। तो जो डेल क्रेडर कमीशन होगा उसको तो डेटर से वसूलने पर ही कमीशन मिलना चाहिए। मान लीजिए उसने 50 लाख का माल बेचा जिसमें 20 लाख का उसने कैश सेल्स किया और 30 लाख का उसने क्रेडिट सेल्स किया नॉर्मल कमीशन, तो उसको टोटल 50 लाख पर मिलेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है मालिक। लेकिन जब आप डेल क्रेडर कमीशन की बात कर रहे हैं तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी उधार माल उसने बेचा होगा उस पर एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा क्योंकि उसको पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। यही तो बोला मैंने। हाँ यही बोला। तो उसको जो कमीशन दिया जाएगा 2% ऑन व्हाट अमाउंट, 20, 30 और 50? सर 2% इस पर। अरे भाई जिस दिन मैंने उसको ये बोल दिया तुझे 2% इस पर मिलेगा, वो क्यों कैश सेल दिखाएगा? वो तो अगले दिन जिसको कैश माल बेचेगा पहले उधार दिखाएगा, फिर 5 मिनट बाद कैश ले लेगा, फिर पहले उधार दिखाएगा फिर 5 मिनट। वो तो इस तरह की चुट्टाई करेगा। उसको आप प्रमोट मत करो चुट्टाई करने के लिए कि भाई पहले वो उधार दिखाएगा फिर कलेक्ट करके आपको दे देगा, कमीशन ले लेगा। भैया जब उधार माल खरीदे बेचो, कैश माल बेचो, दोनों पर तुम्हें डेल क्रेडर कमीशन दिया जाओ, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली अपने पैसे से मतलब है और हम तो कमीशन देने को तैयार हैं 2%। तो ले लो ना ग्रॉस सेल पर फिर से 2%। पहले 5% आप 2% एक्स्ट्रा डेल क्रेडर कमीशन में दे रहा हूं, तो इन टोटलिटी आई विल हैव टू पे 7% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, 5% नॉर्मल कमीशन एंड 2% डेल क्रेडर कमीशन। क्लियर हुआ? सर मान लीजिए अगर मैं डेल क्रेडर कमीशन ना दूं तो क्या होगा? अगर आप डेल क्रेडर कमीशन नहीं देते हैं तो जो भी ये 30 लाख की जिम्मेदारी है कलेक्शन की, ये कंसाइनर की जिम्मेदारी हो जाएगी कलेक्ट करने की। और इन केस अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाता है, बैड डेट्स हो जाता है, तो बैड डेट्स भी कंसाइनर को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। कंसाइनी तो दांत दिखा देगा। अरे समझ में आई बात?
तो जो भी उधार माल जो बंदा बेच रहा है, सजेशन यही रहती है भैया तू ही कलेक्शन करके देना, क्योंकि अब अगर बैड डेट्स हुआ, डेल क्रेडिटर कमीशन तू ले रहा है चोट्टे, तू क्या ले रहा है, डेल क्रेडिटर कमीशन, तो ठीक है ले डेल क्रेडिटर कमीशन, लेकिन इन केस ऑफ एनी बैड डेट्स यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज लॉसेस। कौन? कंसाइनी। जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बैड डेट्स के लॉसेस को बर्दाश्त करने के लिए, जिसने माल भेजा है वो नहीं, मालिक नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है। क्या? कमीशन। कौन सा? डेल क्रेडिटर कमीशन। तू ले ना ग्रॉस सेल पर पूरा का 2%, कौन मना कर रहा है? तो एग्रीमेंट में लिखा है 2%, 2% एग्रीमेंट में लिखा है 3%, तो 3% जो भी लिखा हो हमसे ले लो कमीशन। बात तो सही है सर। एक और कमीशन होता है जिसको हम नाम देते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। अब ये कौन सा कमीशन होता है? ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब होता है कि मिस्टर ए ने जो सामान था 50 रुपए का, उसको मिस्टर बी को भेजा और कहा कि ये सामान तुझे 80 रुपए में बेचना है। कितने में बेचना है? मिस्टर बी ने कहा ठीक है मालिक, मैं 80 में बेच दूंगा। एक कस्टमर आया उसके पास, मिस्टर बी के पास, उसने कहा ये सामान कितने का है? वो सबको 80 में बेच रहा था। तो मिस्टर बी ने कहा मैं क्यों बताऊं, तू बता कितने में लेना चाहता है। उसने कहा देख तेरा सामान 100 रुपए का है। उसने अंदाजा लगाया, मान लेते हैं, यानी मिस्टर बी चाहता तो वो सामान मिस्टर सी को 100 रुपए में सेल कर सकता था। कर सकता था, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकता था। मिस्टर बी ने कहा देखो किसी को बेवकूफ़ बनाने से हमको कौन सा फायदा मिलेगा, भेजो इसको। कहा देख तू गलत बोल रहा है, तू 80 में ही सामान ले जा। अब बताओ इसने बैठे बैठे किसका नुकसान करवा दिया? मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने थोड़ी देर बाद कॉल किया तो मिस्टर बी बोलता है कि मालिक एक बंदा आया था, मेरा दोस्त था, वो सामान 100 रुपये में लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसको 80 में ही चिपका दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? अरे जब 100 में खरीदता था तो 100 में देते ना, हमको कुछ फ़ायदा हो जाता। मैंने क्या बोला? हमको कुछ फ़ायदा हो जाता। मिस्टर बी बोल रहा है मेरा फ़ायदा? मालिक तेरा फ़ायदा तो हम करा देते, मेरा फ़ायदा? मैंने कहा तेरा फ़ायदा क्या, कमीशन ले रहा है? मालिक वो 7% कमीशन में नॉर्मल कमीशन ले रहा हूँ, ये याद रखना, ग्रॉस सेल पर ले रहा हूँ। एक्स्ट्रा सेल और एक्स्ट्रा एफर्ट का आप पैसा नहीं दे रहे हो। अगर मैं किसी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, चूना लगा रहा हूँ या चिपका रहा हूँ आपका सामान ज़्यादा रेट पर चिपकाने का, हमको एक्स्ट्रा कमीशन भी तो मिलना चाहिए। तो मिस्टर बी ने कहा बात तो सही है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 80 रुपए का बेचना था, इसने 100 रुपए में बेच दिया। ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा कमा करके इसने दिया है मालिक को, उस पर इसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा इस एक्सेस अमाउंट पर। दिस इज नोन एज ओवरराइडिंग कमीशन। So there are 3 types of commission under the consignment system. First is normal commission, second is your del creditor commission, third one is your overriding commission. Remember this thing always in your mind, that overriding commission is to be paid by the consignor only on the excess amount. Difference between the normal sales figure and the actual sales figure. While your normal commission and del creditor commission are to be given by the consignor on gross sale figure, total सेल की फिगर पर। अब क्लियर हो? तो उसको नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा इस एक्स्ट्रा अमाउंट पर, 20 रुपए पर जो एक्स्ट्रा किया है। उसको ओवरराइडिंग कमीशन भी मिलेगा, ठीक है ना? यानी तीनों कमीशन, नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन, ये आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। मैं ये नहीं कहता सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके, लेकिन हाँ कंसाइनमेंट की थ्योरी आप कह सकते हैं कि क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, हाउ टू वैल्यूएट द गुड्स। अरे भाई देखेंगे, अभी तो शुरू भी नहीं किया। नॉर्मल एंड नॉर्मल लॉस वो भी देखेंगे, काहे के लिए बीमार हो रहे हैं। बस यही 2 पॉइंट बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए।
नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन. बेसिकली विल कम टू नो हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंसाइनर. कंसाइनर के बुक्स में किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए, और उसके बाद हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस और बैड डेट्स का लॉस और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ईजिली. ठीक, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलें. थ्योरी इज ओवर. डन 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 डन. टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू. थैंक्स.